अस्सलाम वालेकुम प्यारे रीडर्स, कैसे हैं आप सब। आज हम रीड करेंगे सोता दिल का नॉवल की एपिसोड नंबर 47, जो कि हबीबा राइट्स की तहरीर है। और एपिसोड पर रिस्पांस दीजिएगा। पिछली एपिसोड पर भी बहुत मायूस किया है आप सब ने, तो रिक्वेस्ट समझ लें या फिर मेरी छोटी सी गुजारिश के इस एपिसोड पर रिस्पांस दीजिएगा। और अब चलते हैं एपिसोड की जानिब। इसकी ख्वाहिश का पास रखते जुनेशा खानज़ादा ने इसकी ख्वाहिश पर इस सुर्ख फ़राक को रात की तन्हाई में पहना था। सुर्ख फ़्रॉक में मलबूस इसके खूबसूरत नशा तराज मनमोहने बदन को देख इस पर नशा सवार होने लगा था। वह मदहोश सी कैफियत में इसकी तरफ बढ़ा था। इसकी सुर्खियां बखेरते खूबसूरत चेहरे की परवाह किए बगैर वो इसकी पतली नाजुक सी कमर में हाथ डालते, खींचकर इसके नशा तरास बदन को एक सेकंड की भी देरी किए बिना अपने साथ लगा गया था। बेगम, भारी लहजे से इसे पुकारा। इसका लहजा जुनेशा की दिलफरेब कुर्बत में गंभीर हो रहा था। ऐसा कौन सा नशा है तुम में, जब भी कहता हूँ ये मुझे पहले से भी ज्यादा मदहोश कर देता है। मदहोशी से कहते इसके कान की लू को बड़ी नरमी से छुआ था, जबकि इसकी बेबाक उंगलियों की हरकत फराग के ऊपर से ही इसकी धोतिया सफ़ेद पुरुष को बड़ी बेबाकी से छू रही थी। ज़रा सा ऊपर को हाथ करते इसने इसकी फ्रॉक की डोरियों में हाथ उलझाकर इन्हें खींचकर खोल दिया था कि ड्रेसिंग मिरर के बाहर इसकी फ्रॉक धोतिया सफ़ेद शाने के दोनों साइड पर फैल गई, जबकि मिरर में इसकी धोतिया सफ़ेद पुष्ट पर अपनी गुस्ताख नज़रों के पड़ते ही इसने एक झटके से घुमाकर इसकी पुष्ट को अपने सीने के साथ लगाया था और इसके सुनहरे बालों में उंगलियों को फंसाए इसने इसके सुनहरी बालों को इसके शोल्डर पर रखा था और इसके लर्जते कपकपाते बदन की परवाह किए बगैर वो इसकी गर्दन को अपने अनाबी लबों से चूमकर अपने खुशबूदार लम्स की शिद्दत से मोतबर करने लगा था। बैक गर्दन से इसके दहकते लबों का लम्स इसकी सफ़ेद कमर पर बर्फ की मानित फिसलता चला गया। इसकी बैकबोन को मदहोशी से चुमते हुए वो इसे खुद में सिमटने पर मजबूर कर गया था। अपने धड़कनों के मुकाम पर हाथ रखकर जुनेशा खानज़ादा ने अपनी बेतरतीब हो रही सांसों को संभालने की नाकाम कोशिश की थी और फिर लर्जते हाथों से अपने पेट में चुभ रही इकराम खानज़ादा की उंगलियों पर हाथ रखकर इन्हें परे हटा देते वो इसकी जानलेवा कुर्बत से दूर हुई थी। जुनेशा खानज़ादा की इस हरकत पर इसने बदमज़ा होकर सब्ज़ आंखों में सुर्खी का खुमार लिए इसे घूर कर देखा था। बेगम, क्या हरकत थी ये? शराफत से इधर मेरे पास आओ। सब्ज कांच सी आंखों में खुमार के साथ गुस्से की लहर लिए इसने चटक कर कहते इसे अपने पास आकर इसी पोजीशन में खड़े होने का हुक्म दिया था। खानज़ादा, बात सिर्फ फ्रॉक पहनने की हद तक हुई थी। आपने कहा था आप हमें सुर्ख फ्रॉक में देखना चाहते हैं, बस। आपने ये तो नहीं कहा कि आप लर्जते लबों से अपनी बात को अधूरा छोड़कर इसके हुक्म की नफी करते वो इसकी घुरियों की परवाह किए बगैर इसके पास आने की बजाय पहले की निस्बत मजीद इससे फासला बना गई थी। जुनेशा, मुझसे दूर जाकर ख्वामखा मुझे जिद दिलाने की कोशिश मत किया करो। जब आग से इसकी तरफ बढ़ते इसकी नरम मुलायम नाजुक कलाई को अपनी आईने गिरफ्त में लेकर झटका देकर इसकी पुष्ट को अपने सीने के साथ लगाते वो इसे वार्निंग देते गुराया था। खानज़ादा, वो मिमनाई अपनी कलाई को इसकी आईने गिरफ्त से छुड़वाने की कोशिश में वो मासूम फड़फड़ा कर रह गई थी। इससे दूर जाने की संगीन खता करके वो पछताई थी और दिल ही दिल में इसने जी भर कर खुद को कोस भी डाला था कि क्या ज़रूरत थी इस सोए हुए शेर को जगाने की। इसके बेबाक लबों की गुस्ताखियों से इसे अपना आप इकराम खानज़ादा के आगे शिकार लगने लगा था, जिसका बड़ी बहादुरी से शिकार करते वो आज अपनी जानलेवा जसारतों से हर हद पार कर जाएगा। इसका रुख अपनी तरफ घुमाते इसके नरम मुलायम होठों पर अपनी भारी उंगली को रखकर इसने इसके मुंह से अदा होने से पहले लफ्ज़ों का गला घोंटा था और इसकी गुर्बत की खुमारी से गजब ढा रही अपनी सब्ज आंखों से डराते इसे मजीद कुछ भी बोलने से सख्ती से मना कर दिया था और फिर इसकी कमर में हाथ डालकर
इसे अपने बाजुओं में भरते। वो बेड पर लेटाकर इस पर किसी दरख्त के घने साए की तरह झुक आया था। इसकी सुर्ख फ्रॉक को इसके तन से जुदा करते हुए इसकी धड़कनों के मुकाम पर लबर रखते हुए इसकी सांसों को पल में बेतरतीब कर गया था, और फिर इसके लबों पर मदहोशी से झुका। फिर इसने यूं ही सारी रात इसे अपनी जानलेवा शिद्दतों और जसारतों से हलकान करते अपने साथ साथ इसकी नाजुक जान को भी बेचैन किए रखा था। कॉलेज में गहमा गहमी मामूल से हटकर अपने अरूज पर थी। फाइनल एग्ज़ाम का रिज़ल्ट कल लीक आउट हुआ था, जिसकी बुनियाद पर इस फंक्शन को अरेंज किया गया था। स्टूडेंट्स का फेयरवेल फंक्शन था जिसमें बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स ने शिरकत की थी। चीफ गेस्ट के तौर पर इस शहर के सबसे बड़े सियासी पार्टी के सरबराह होम मिनिस्टर इफ्तिखार खान को मदऊ किया गया था, लेकिन अपने किसी ज़रूरी सियासी काम के सिलसिले में उन्होंने आने से पेशगी मौजरत कर ली, और फिर अपनी जगह पर उन्होंने अपनी सियासी पार्टी के एक नुमाइंदे को भेजकर उन्होंने हेड प्रिंसिपल को खुश कर दिया था। अरीब खानज़ादा बहुत पुरजोश थे कि आखिर को इनके भतीजे ने इम्तिहान में नुमाया कामयाबी हासिल करके इन्हें इस बार मायूस नहीं किया था, इनका सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया था। उन्होंने इनाम के तौर पर इसकी फेवरेट ब्रांडेड स्पोर्ट्स बाइक लेकर दी थी, क्योंकि आरिस खानज़ादा के सर पर सुनसान रोड पर रात की तन्हाइयों में बाइक चलाने का जुनून जो सवार था, जिसकी वजह से वो अपने जुनून को अक्सर इकराम खानज़ादा की बाइक को चलाकर पूरा किया करता था। और अब अपने भतीजे की शानदार कारकर्दगी पर उन्होंने खुशी से झूमते इसके इस अधूरे जुनून को पूरा कर दिया था। फंक्शन में शिरकत के लिए वो सबसे तैयारियों में थे, और अपने मुकर्ररा वक्त पर उन्होंने फंक्शन में शिरकत भी की थी, लेकिन फिर अचानक बिजनेस मीटिंग की वजह से वारिस खानज़ादा से मौजरत करते बीच फंक्शन में से उठाए थे। लेकिन इन्हें क्या पता था कि इनके जाते ही वो भयानक सानिया वकूफ़ पज़ीर हो जाएगा, जिसका ख्याल इनके वहमो गुमां में भी नहीं था। अरीब खानज़ादा की शानदार लैंड क्रूज़र जैसे ही कॉलेज की हदूद से बाहर निकली, एक ज़ोरदार धमाके की आवाज़ ने इनके कानों के पर्दों को फाड़ डाला था। दिलावर खान, गाड़ी रोको। आग के शोलों में कॉलेज की शानदार जलती इमारत को दजीदा नज़रों से देखते अरीब खानज़ादा ने बेहद परेशानी के आलम में अपने ड्राइवर को गाड़ी रोकने का हुक्म दिया। इनके माथे पर पसीने के कतरे चमक रहे थे, और अपने भतीजे का सोचते वो गाड़ी से भागकर बाहर निकले थे। अपने मरहूम भाई की इकलौती आखिरी निशानी के छिन जाने का डर इनकी जान निकाल रहा था। वो जो अपनी कारोबारी मीटिंग के लिए फंक्शन को अधूरा छोड़कर जा रहे थे, इस मीटिंग का ख्याल तो अब जैसे इनके जहन से महव होकर रह गया था। इन्हें याद था तो बस अपना भतीजा, जिसकी नाजुक वजूद को आग के शोलों ने शायद अपनी लपेट में ले लिया होगा। कॉलेज के गेट पर पहुंचकर अगर गेट के पास खड़े गार्ड्स और लोगों का हजूम इनके रास्ते की रुकावट न बनता, तो वो यकीनन अब तक कॉलेज के गेट को अबूर कर चुके होते। आरिस, मेरे बच्चे, खुद को छुड़वाने की कोशिश करते उन्होंने भीगे लहजे में अपने भतीजे को बेकरारी के आलिम में पुकारा था। इनकी पुकार में एक तड़प थी। अगर इस वक्त आरिस खानज़ादा इनकी ज़ख्मी हालत को देख लेता तो इनकी मोहब्बत की गहराई को जान जाता, और कभी भी इनकी दिल आज़ारी का ख्याल अपने जहन में लाने की कोशिश ना करता। अंदर मेरा भतीजा है, मुझे उसे बचाना है, मुझे अंदर जाने दे। मैं अपने भतीजे को लेकर वापस आ जाऊंगा। खुद को इन जालिम लोगों की गिरफ्त से छुड़वाते हुए उन्होंने बिलक कर फरियाद की थी। इतने बड़े बिजनेसमैन जिनका सिक्का पूरे लाहौर पर चलता था, आज वो इन मामूली गार्ड्स की पकड़ में मचलते इनके सामने गिड़गिड़ा रहे थे। अब तक फायर ब्रिगेडियर और एम्बुलेंस की गाड़ियां अपनी पूरी नफरी के साथ आन पहुंची थी, और पुलिस ने आते साथ ही लाठीचार्ज के जरिए डरा धमकाकर लोगों के हजूम को पीछे हटाना शुरू कर दिया। आग पर कुछ घंटों की मेहनत पर काबू पा लिया गया था, और अब स्ट्रेचर पर लाशों और जख्मी स्टूडेंट्स को एम्बुलेंस में मुंतकिल किया जा रहा था। इससे पहले कि इस गहरे सदमे की जद में आकर अरीब खानज़ादा बेहोश होकर गिरते, कि इसी भगदौड़ में अरीब खानज़ादा के नातवा वजूद को इकराम खानज़ादा के मजबूत बाजुओं ने थामा था, जो इस भयानक खबर के सुनते ही ऑफिस में हो रही मीटिंग को अधूरा छोड़कर यहाँ भागा चला आया था। डैड,
भीगी नम सब्ज आंखों से अपने बाप के गालों को नरमी से थपथपा कर इकराम खानजादा ने इन्हें होश दिलाने की लाशऊरी कोशिश की थी, जिसमें वो काफ़ी हद तक कामयाब भी हुआ था। इकराम, मेरा बेटा आरिस, वो अंदर। आंखों को हल्की सी जुम्बिश देते लफ्ज़ों को बामुश्किल अटक अटक कर हलक से अदा करते इनका लहजा रुंध गया था। हमारे आरिस को कुछ नहीं होगा डैड, आप हौसला रखें, मैं सब कुछ संभाल लूँगा। आप घर जाएं, मुझे आपकी कंडीशन ठीक नहीं लग रही। और दिलावर खान, आप पहुंचते ही मुझे कॉल करना, डॉक्टर को बुलाकर डैड का चेकअप ज़रूर करवा लेना। मुझे डैड की तबीयत ठीक नहीं लग रही। ज़बरदस्ती इनके भारी वजूद को गाड़ी में धकेलते इकराम खानजादा ने दिलावर को सीधे घर जाने का हुक्म दिया था और खुद कसरते हजूम की भीड़ में गुम हो गया। इस अचानक हुए हादसे की वजह से लोगों की भीड़ इतनी बढ़ गई थी कि यूँ मालूम होता था कि जैसे सारे लाहौर का हजूम इसी जगह पर उमड़ आया हो। हजूम की भीड़ को चीरता वो बमुश्किल गेट तक पहुंचा था और वहां पर खड़े पुलिस कारकुनान की तरफ बढ़ा था। सलाम खानजादा साहब, जाए मौका पर तैनात एसपी इसका कोई जानने वाला निकला था, जो अबतर हालत में इसे अपनी तरफ बढ़ता देखकर खुद दरमियान में हाल चंद कदमों के फासले को समेटते इकराम खानजादा की तरफ बढ़ा था और बड़े मुअद्दब अंदाज में इसे सलाम पेश किया था। खानजादा साहब, क्या बात है, बहुत परेशान दिखाई दे रहे हैं आप। क्या आपका भी कोई अजीज इस कॉलेज में पढ़ता था? इसके चेहरे पर परेशानी की तासुरात को नोट करते एसपी ने इसकी सुर्ख सबसे रंग भीगी आंखों में झांकते इस्तफसार किया था। डॉक्टर साहब, मैं मेरा भाई पढ़ता था इस कॉलेज में। ये एक जुमला बामुश्किल टूट कर इसके कपकपाते लबों से अदा हुआ था। वो इकराम खानजादा था जिसका लहजा बात करते वक्त इंतहाई सर्द और बेलचक हुआ करता। आज इस भयानक कसानिया के चलते इस मजबूत शख्स का लहजा भी डगमगा गया था। मेरे भाई को ढूंढने में मदद करें मेरी, मैं हर कीमत लगा दूंगा, बस मम मेरे भाई को कहीं से भी जिंदा सलामत ढूंढकर मुझे सौंप दे, या फिर मुझे अंदर जाने की इजाज़त दीजिए ताकि मैं अपने भाई को तसल्ली से ढूंढ सकूं। डगमगाते लहजे से कहते इसका लहजा इल्तजा लिए हुए था। देखिए खानज़ादा साहब, हम जानते हैं ये कड़ा मरहला है आपके लिए, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन मैं आपको अंदर जाने की इजाज़त हरगिज़ नहीं दूंगा। हाँ, आप मुझे अपने भाई की तस्वीर दिखा दें ताकि मैं जितनी जल्दी हो सके आपके भाई को इस बिल्डिंग से बाहर निकालने की कोशिश करता हूँ। डॉगर ने इसके शाने को थपथपाते हुए इसे हौसला देना चाहा। अंदर मेरा भाई जिंदगी और मौत से लड़ रहा है और आप मुझे समझा रहे हैं कि मैं यहाँ हाथ पर हाथ धरे खड़ा रहूं। अपने शाने पर दुरुस्तगी से इसके हाथ को हटाते वो गम की शिद्दत से घुराया था। डोगर, मैं कहता हूँ मुझे अंदर जाने दो, इसके बदले में चाहे बाद में सारे का सारा मेरा बैंक बैलेंस अपने नाम ही क्यों ना करवा लेना, मुझे बस अंदर जाने दो। शेर की धार से कहते आखिर में इसका लहजा जहाँ की तरह बैठ गया था। ये हमारे बस में नहीं है खानसादा साहब, आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। आपका ऐसे में अंदर जाना खुद आपके लिए मुश्किलात खड़ी कर देगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका भाई आपको मिल जाए तो आपको सब्र और तहम्मुल से काम लेना होगा, वगैरह दूसरी सूरत खिलाफ वर्जी करने पर मैं सख्त एक्शन लूँगा। कड़क लहजे में कहते एसपी ने अपनी वर्दी का जो रोब इस पर झाड़ा था। वो इसके असूलों से अच्छी तरह से वाकिफ था, जिसकी बना पर शायद इसकी बात को समझते इसने खामोशी से अपना सर असबात में हिला दिया। ये मत समझना कि एसपी इकराम खानजादा को एसपी का डर मार गया। कुछ मसलियत आड़े आ गई जिसकी वजह से मैं चुप हो गया, वगरना तुम्हारी दी धमकी का जवाब अच्छी तरह है मेरे पास। सख्ती से घुरा कर कहते इसने अपनी जेब से मोबाइल को निकालकर कान से लगा लिया। इसने फ़ोन पर और भी प्राइवेट एम्बुलेंस का इंतज़ाम करवाया था ताकि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी जख्मी स्टूडेंट्स को बिल्डिंग से बाहर निकाला जाए। 2 घंटे की तकलीफ दे मुशक्क़त के बाद बिलाखिर एक जली हुई लाश को आरिस खानज़ादा का लाशा कहकर इकराम खानज़ादा के हवाले कर दी गई थी, जिसे लर्जते हाथों से थामते हुए शेर की तरह आन बान रखने वाला शख्स फूट फूट कर रो दिया था। तो नाजरीन, हम आपको बताते चलें कि लाहौर के एक मशहूर कॉलेज में फेयरवेल फंक्शन के दौरान एक दहशतगर्द धमाके ने कई स्टूडेंट्स की जान दांव पर लगा दी है। इस धमाके में कई बेगुनाह स्टूडेंट्स अपनी जान की बाजी
ہار گئے اور کچھ زخمی حالت میں قریبی ہسپتالوں میں پڑے اپنی قیمتی جان کے لیے لڑ رہے ہیں۔ ایل ای ڈی کی روشن اسکرین پر بے دلی سے چینل سرچنگ کرتے اس کے انگلیوں کی حرکت اس خبر کو سنتے تھمی تھی، اور اس بھیانک خبر کے اپنی سماعتوں سے ٹکراتے ہی چھناکے کی آواز سے انائزہ خانزادہ کے ہاتھوں سے گلاس چھوٹ کر فرش پر گرا تھا۔ جس طرح گلاس کے ٹکڑے فرش پر بکھرے تھی، اسی طرح اسے اپنی ذات بھی ان ٹکڑوں کی طرح فضا میں بکھرتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ نہ نہیں، نہ میرا ڈورو، اس سے کچھ نہیں ہو سکتا، روندے ہوئے لہجے میں کہتے اس نے منہ پر ہاتھ رکھتے اپنی ہچکیوں کا گلا گھونٹنا چاہا تھا۔ گہرے گہرے سانس بھرتے اس نے اپنے دل میں اٹھ رہے تمام خطرناک وسوسوں کی نفی کی تھی، جن کی خطرناکی کسی زہریلے خنجر کی طرح اس کے معصوم دل کو چیرے جا رہی تھی۔ میرا موبائل موبائل کی تلاش میں سرگرداں اس نے ہاتھوں کو حرکت دی تھی، اور پھر یاد آنے پر وہ اپنے کمرے میں بھاگی تھی۔ اس نے موبائل پر سبھی گھر والوں کے فون نمبر ٹرائی کر ڈالے، لیکن کسی سے بھی اس کا رابطہ نہ ہو سکا۔ تھک ہار کر وہ اپنی قسمت پر ماتم گناہ پنجوں کے بل فرش پر ڈھہ سی گئی، اور اپنے بالوں کو بے دردی سے نوچتے ہوئے اس کی بھوری آنکھوں سے اپنی بے بسی پر آنسو بہہ نکلے تھے۔ موبائل کی رنگ ٹون نے اس کی توجہ اپنی طرف کھینچی تھی۔ اظہر خانزادہ کالنگ۔ کال لائن پر جگمگاتے اس روشن نام کو پڑھتے اس نے خشک لبوں پر زبان پھر کر کال اٹینڈ کی تھی۔ اظہر، میرا ڈورو ٹھیک تو ہے نا؟ اسے کچھ ہوا تو نہیں نا؟ متحیر سی امید سے پوچھا۔ اس کے کان کی سماعتیں اپنے ڈورو کی سلامتی کی خبر سننے کے لیے بےتاب تھیں، جبکہ دوسری طرف کی مسلسل خاموشی اس کی مہم سی امیدوں پر پانی پھیرے جا رہی تھی۔ ہاں، تمہارا ڈورو ٹھیک ہے، اسے کچھ نہیں ہوا، بس تھوڑا زخمی ہوا ہے، لیکن پھر بھی میں نے تمہارے آنے کے لیے ٹکٹ بک کروا لی ہے۔ تم بس جتنی جلدی ہو سکے یہاں پہنچنے کی کوشش کرو۔ لبوں کو سختی سے بھیج کر کہتے اظہر خانزادہ کا لہجہ انتہائی سپاٹ تھا، جبکہ اظہر خانزادہ کے منہ سے اپنے ڈورو کی سلامتی کا سن کر انائزہ خانزادہ کو تو ایسے لگا جیسے اندھیرے میں اس کے ہاتھوں میں کسی نے امید کا روشن جگنو تھما دیا ہو۔ آنسوں سے جھلملاتی اپنے بھورے نینوں میں مسکراہٹ لیے اس نے اپنے گلابی آرزوں پر آئی نمی کو ہاتھ کی پشت سے رگڑ کر صاف کیا تھا، اور پھر کبڑ سے اپنا پاسپورٹ اور چند ضروری چیزوں کو اپنے ہینڈ بیگ میں ڈالے وہ ایئرپورٹ کی طرف روانہ ہوئی تھی، جبکہ دوسری طرف اظہر خانزادہ نے اپنی آنکھوں میں آئی نمی کو اپنی انگلی کے پور سے بڑی بے رحمی سے صاف کیا تھا۔ وہ جانتا تھا اس نے جھوٹ بولا تھا انائزہ خانزادہ سے، لیکن اس کے علاوہ اس کے پاس دوسرا کوئی آپشن بھی تو نہیں تھا، کیونکہ سچ سننے کی ہمت اس نازک جان میں ابھی نہیں تھی۔ وہ چاہتا تھا اسے سچ خانزادہ مینشن میں پہنچ کر ہی پتہ چلے تو اس کے لیے بہتر تھا، کیونکہ شاید اس طرح انائزہ خانزادہ کے لیے کینیڈا سے پاکستان کا سفر کرنا آسان ہو جاتا۔ اور پھر اپنی سوچوں سے نکلتے وہ لاؤنج کی طرف بڑھا، جہاں پر شہر کے معزز لوگ ان کے گھر اظہار تعزیت کے لیے جمع ہو رہے تھے۔ جاری ہے تو پیاری ریڈرز، اب یہ نہ کوئی کہے کہ رائٹر نے یہ کیا کر دیا۔ کہانی میں اپنے حساب سے لے کر چل رہی ہوں۔ ابھی بہت سے ایسے کردار رہتے ہیں جن کے چہروں سے پردہ ہٹانا نہایت ضروری ہے۔ ابھی تک تو میں نے احمر اور رانیہ کا بھی انجام لکھنا ہے۔ اس کے بعد آئی ہوپ تبریز خان اور اکرام خانزادہ آمنے سامنے ہوں گے، اور رئیس خانزادہ کو منظر عام پر لانے کے لیے اس کے بھائی کا مرنا نہایت ضروری ہے۔ اور غصہ کیے بغیر بتائیے مجھے کہ کیسی لگی آج کی ایپیسوڈ۔ کیا انائزہ ڈورو کی موت کا صدمہ سہن کر پائے گی؟ کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا مجھے، اور دعاؤں میں اپنی رائٹر کو یاد رکھیں۔ اور جنہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اور ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو وہ جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں، اور پھر ملتے ہیں اسی ناول کے نیکسٹ پارٹ پر۔ تب تک کے لیے پیارے ریڈرز، اللہ حافظ، بائے بائے اینڈ ٹیک کیئر۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔